नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। लेकिन आज सवाल सिर्फ द बिग पिक्चर का नहीं है। आज सवाल यह है कि हमारे देश भारत का इस वक्त द बिगर पिक्चर क्या है। कल देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हजारों नहीं लाखों छात्र थे। वहां पुलिस थी, वहां बैरिकेड्स थे, वहां तनाव था, वहां झड़पें थी और वहां था एक डर। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में डर। और उसी डर के कारण संसद भवन के चारों द्वारों को बंद कर दिया गया था। अंदर देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ही देश के दो सबसे शक्तिशाली लोग जो सत्ता के शीर्ष पर इस वक्त हैं, वो मौजूद थे और संभवतः वो भी डरे हुए। लेकिन इन सब के बीच छात्रों का यह आंदोलन अपने मूल में सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था। क्या इस देश के युवाओं को अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने भविष्य को बचाने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा? इतिहास हमें बताता है कि बड़े आंदोलन जो है उनके पीछे, जितने भी बड़े आंदोलन रहे उनके पीछे अक्सर बड़े चेहरे होते हैं। जयप्रकाश नारायण थे, अन्ना हजारे थे, वीपी सिंह थे। लेकिन इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी राष्ट्रीय आइकॉन ने नहीं की। सोनम वांगचुक भी बाद में इस आंदोलन से जुड़े, लेकिन शुरुआत में जो चेहरे दिखाई दे रहे थे उनमें से कई को तो देश का बड़ा हिस्सा जानता तक नहीं था। अभिजीत दीपके कोई राष्ट्रीय राजनीतिक नेता नहीं थे, कोई फिल्म स्टार नहीं थे, कोई स्थापित जननेता नहीं थे। फिर भी हजारों छात्र उनके आह्वान पर सड़कों पर उतर आए। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब यह है कि भीड़ किसी व्यक्ति के पीछे नहीं आई थी, भीड़ अपने गुस्से के पीछे आई थी। छात्र किसी नेता के प्रभाव में नहीं आए थे, वे अपने भविष्य को लेकर पैदा हुई बेचैनी के कारण आए थे। और यही इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब आंदोलन किसी एक चेहरे पर टिका हो तो उस चेहरे को हटाकर आंदोलन कमजोर किया जा सकता है, लेकिन जब आंदोलन की ताकत किसी नेता से नहीं बल्कि लोगों के भीतर मौजूद असंतोष से आए, तब उसका राजनीतिक महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। कल तक छात्र सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा लगा रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज, आंसू गैस और पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन का स्वर बदलता दिखाई दिया और वे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो अब सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्री का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या सरकार ने छात्रों के गुस्से की गहराई को समझने में गलती की? और इसीलिए आज द बिग पिक्चर में हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या यह आंदोलन अब अपने चरम पर पहुंच चुका है या यह अभी सिर्फ शुरुआत है? क्या यह आंदोलन कुछ दिनों में शांत हो जाएगा या फिर आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है ये? अब मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि बात अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कहीं आगे निकल चुकी है। और इसी बिगर पिक्चर पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवाजी सरकार सर और साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष त्रिहान जी। मनीष जी, कल आप जंतर मंतर पर मौजूद थे। हमारे दर्शकों को आप पहले तो बिल्कुल ही निष्पक्षता से सारी बातें बताइए कि वहां पर आखिर हुआ क्या, क्योंकि तरह तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, बजाय इसके कि वहां आखिर क्या हुआ। तो आप हमारे दर्शकों को सारी सच्चाई बताइए। जी मनीष जी। जी अनुराधा जी, कल मैं भी वहां मौजूद था। मैं देश के जो छात्र हैं और वो जो मांग कर रहे हैं उन्हें एक नैतिक समर्थन देने के लिए मैं भी वहां गया था। लेकिन मैंने जो वहां देखा, जो ये 20 दिन से एक अनशन चल रहा था, एक पीसफुल आंदोलन चल रहा था सरकार के विरोध में, और छात्रों की कुछ मांगे थी। जैसे कि आप जानते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और जो भर्ती है उनमें अनियमितताएं हैं, घोटाले हो रहे हैं। तो इसको लेके छात्रों में रोष था और 20 तारीख को एक आह्वान किया गया था कि छात्र एकत्रित होकर जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च करेंगे। तो जब छात्र इस मार्च के लिए निकले, उनका नेतृत्व कोई नहीं कर रहा था उस समय, और पुलिस ने उन्हें उससे पहले भी रोकने की भरसक कोशिश की। जिस तरह उनको पानी मुहैया नहीं करने दिया गया, उनको विभिन्न तरह पे बैरिकेडिंग लगा के रोका गया। और उसके बाद में आप ये देखिए कि मतलब मैं रोना निकल गया जब छोटे छोटे बच्चों पे, छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, बच्चे बच्चियों को मारा गया और इतनी बुरी तरह मारा गया जैसे कि कोई वो क्रिमिनल है और किसी और देश के आतंकवादी हमारे देश में घुस आए हैं। इस तरह से जो बच्चे, हमारे ही बच्चे, अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए इस तानाशाही सरकार के कान को अपनी आवाज सुनाने के लिए जब
संसद, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, उसकी तरफ कूच कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई की जा रही है जैसे कि वो क्रिमिनल हैं। तो अनुराधा जी, मैं आपको इस आंदोलन के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं। जिस तरह हमारे देश के प्रधान सेवक मोदी जी अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और अपनी उपस्थिति में दिखाते हैं कि इतने लोग आए, देश में भी और विदेश में भी, वो सब लोग फंडेड होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जाता है, सरकारी तंत्र का उपयोग किया जाता है, बसें भरी जाती हैं, उन लोगों को वहां आके खाना दिया जाता है। ये जितने भी छात्र थे जो मैंने देखे, ये अपने पैसे से वहां पहुंचे, अपना पैसा खर्चा, अपना खाना खाया नहीं खाया बेचारे बच्चों ने, उनके साथ उनके अभिभावक भी थे जो कि इस समस्या को लेकर परेशान हैं। और आप ये देखिए, सरकार ने कनॉट प्लेस से आसपास जितने मेट्रो स्टेशन है सब बंद कर दिए, आपका इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, कोई रेडियो टैक्सी, कोई थ्री व्हीलर काम नहीं कर रहा था। उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में जो छात्र वहां पहुंचे, ये एक नगाड़ा है इस सरकार के, बहरी सरकार के कान के लिए कि जनता में जो अंडर करंट था, जो लोग आपसे परेशान थे, कल केवल वो खुल के सामने आया है। वो 50% छात्र जो 18 साल से 35 साल की उम्र के बीच हैं और जिनके अंदर इस सरकार को लेकर भारी रोष है, कल केवल सरकार ने उसका एक नमूना देखा है। अनुराधा, शिवाजी सर, मैं आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से मनीष जी कह रहे हैं, आपने लंबे समय से आंदोलनों को देखा है सर, और देख रहे हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है, मुझे जहां तक लग रहा है, कि इसके पीछे कोई बड़ा राष्ट्रीय चेहरा नहीं था, फिर भी सर हजारों छात्र वहां पर इकट्ठा हो गए। तो क्या ये संकेत है कि गुस्सा अब किसी नेता से भी बड़ा हो चुका है? सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग उसके इस आंदोलन के खिलाफ में लिख रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, मैंने उनका भी व्यू पॉइंट जानने के लिए उनसे बात की, तो वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से वो संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे, तो ये उन्होंने गलत किया और इसलिए हमें पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। सर, आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो आर्गुमेंट है, सर, जी सर, थोड़ा फ्रेम। यस सर, थोड़ा आप सर, आपका, हाँ आप ठीक है सर, बोले। मैं समझता हूँ कि जो बातें कही जा रही है वो सही नहीं है। कोई ऐसा बात नहीं है कि आंदोलन हर वक्त बड़े नाम से ही चलता है। तमाम आंदोलन हुए। आप जो जेपी के आंदोलन की बात करते हैं, वो गुजरात से जो नवजागरण की एक मूवमेंट की तरह शुरू हुआ, तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट से उसको लीड कर रहे थे। बिहार में भी जो फैली, तब भी जेपी नहीं थी, जेपी बहुत बाद में आए। ये एक अलग तरह का फेनोमेनन है आंदोलनों का। जब आंदोलन एक बहुत पॉपुलर होता है, इश्यूज जब लोगों को चुभते हैं, तो लोग अपने आप आ जाते हैं और नेता अपने आप उसमें से उभरता है। तमाम नेता उसमें से उभरे। उस वक्त कोई लालू यादव से लेके जितने भी लोगों के नाम आप ले लीजिए, सारे उसी में से उतर कर आए हैं। तो कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे, और वहां से जुड़ के वो बड़े हुए, ये भी है। तो इसलिए ये कहना कि बड़े नाम के वजह से ही आंदोलन बड़ा होता है, ये बात सही नहीं है। तमाम ऐसे आंदोलन हुए। मंडल का आंदोलन भी इसी तरह हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीजें कई बार ऑर्गेनाइज होती है, कई बार अनऑर्गेनाइज भी होती है। 74 का आंदोलन भी अनऑर्गेनाइज था, और ये ऑर्गेनाइज पूरा मैं नहीं कहूंगा कि अनऑर्गेनाइज है। अब अभी जो दीपके की बात की जा रही है, उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है। उसमें कई तरह के डाउट्स हैं लोगों में, वो किस तरह के हैं, किसके साथ जुड़े हैं, नहीं है, किसी को अभी नहीं पता। इसलिए अभिजीत दीपके जिस तरह से कर रहे हैं, और भी कई लोग जिस तरह से कर रहे हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में रहता है। उसके लेकिन बावजूद सर, जी बिल्कुल, वो जो लोग जो आए वो मुद्दों से जुड़े हुए थे। मुद्दे जिस तरह के हैं, मुद्दों में खास करके सिर्फ पेपर की लीक ही नहीं, उसके साथ नौकरियों की प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ जो है इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, महंगाई का इश्यू, सभी कुछ जो है उसमें जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग इश्यू। और सिक्योरिटी की बात जो की रही, सिक्योरिटी की क्या बात है? जिस तरह से मैंने देखा कल वहां, जिस तरह से सारे यंग लोग ही थे, लड़के लड़कियां दोनों ही थे, वो आके इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हुए, और उसके बाद जब उनके ऊपर टीयर गैस किया गया तो वहीं खड़े रहे। ऐसा नहीं था कि वो भागे फिर वापस आ गए, भागे फिर वापस आए।
तो ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना बड़ा कंसर्न है। और इसको अगर कोई सिक्योरिटी पर कह रहा है तो ये जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये बच्चों पर अगर उनको विश्वास नहीं है तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ये देश की भविष्य की बात है। और जो चीजें हो रही थी मैं नहीं समझता उसमें सिक्योरिटी का कोई इशू। और जिस तरह से हो रही थी सिर्फ यही नहीं, वहां पे जंतर मंतर पे पार्लियामेंट के उसमें जहां भी और सवाल ये है कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की जरूरत नहीं थी। पुलिस को तो सिर्फ ये करना था, अन्ना हजारे के आंदोलन और तमाम आंदोलन है, प्रेस के आंदोलन भी, उसमें पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, बोट क्लब पे आंदोलन होते थे और वहां पे जगह तय कर दी जाती थी, लोग जाते थे, अपनी बातें करते थे और लाखों लोग आते थे। कल भी लाख लोग तो आए होंगे। तो उनको अगर बोलने की जगह दे दी जाए, जगह बात करने की जगह दे दी जाए, इस तरह के की जाए और लाठीचार्ज न किया जाता तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहता। पुलिस ऐसा लगता है कि जनता की पुलिस नहीं है, पुलिस किसी खास तबके का पुलिस है, ये किसी खास सत्ता का पुलिस बन गई है और वो जनता के बारे में उसको कोई जो है चिंता नहीं है। पुलिस की सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो जनता है और जनता के साथ अगर पुलिस इस तरह से व्यवहार करेगी और जैसा कर रही है उससे निश्चित रूप से पुलिस की वैसे ही क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पर है और अब वो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जा रही है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि अपने आप को सुधारे और राजनीतिज्ञों को चाहिए कि पुलिस को जनता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करे, अपने भले के लिए इस्तेमाल नहीं करे। वो अगर इतने डरे हुए हैं तो उनको फिर अपने रास्ते अलग देखना चाहिए। और दूसरी चीज मैं समझता हूँ, सिविल पुलिस का इस्तेमाल इसमें क्यों किया जाए? वीआईपीस के लिए, वीआईपीस के लिए लगना है तो अलग पुलिस लगाए। कोई सिविल पुलिस तो जनता की रक्षा के लिए होती, जनता पर आक्रमण करने के लिए नहीं होता। जिस तरह से कल जनता पर आक्रमण किया गया वो शर्मनाक है। बच्चों को पीटा गया, बच्चों की तरफ से मैंने कोई आक्रमण होते हुए नहीं देखा। बिल्कुल, बच्चों ने सिर्फ इतना ही किया कि जो बैरिकेड जो है वहां तक पहुंच गया, यही तो था। उसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? तमाम सर एक सवाल सर ये भी बनता है कि जिस तरीके से हमने विजुअल्स देखे, अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सर आप जरा फ्रेम में आ जाएं प्लीज, अपने राइट। यस सर। तो सर उन्होंने दिखाया कि कोई ट्रक था वहां पर जिसमें बहुत सारे पत्थर मौजूद थे। ये लोग कह रहे हैं कि छात्रों ने पत्थर फेंके। आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूरी की पूरी पुलिस, सेंट्रल फोर्स वहां मौजूद है, तो अगर ऐसा कुछ था तो आप वहां फिर क्या कर रहे थे? सुरक्षा व्यवस्था तो आपके हाथों में थी। अगर ऐसा कुछ था तो आप हटा ले। जी, मैं ये नहीं मानता कि ये बच्चे जो हैं किसी तरह का ईंटा पत्थर लेके गए थे या ईंटा पत्थर फेंका, नहीं फेंका उन्होंने, हमने नहीं देखा। जहां तक हमने देखा वहां तक नहीं देखा। और दूसरी चीज, अगर ईंटे पत्थर वहां पहुंचे हुए थे तो इसका मतलब तो है कि पुलिस बिल्कुल नाकामयाब है। बिल्कुल, ये आपका फेलियर है। तो सब पुलिस, सारे पुलिस वालों को एक साथ उठा के टांग देना चाहिए, क्योंकि उस सुरक्षा के लिए वो बहुत जो है एक सीरियस जो है डेंजर है। तो ऐसे पुलिस वालों की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो पुलिस वैसे चाहिए जो जनदर्दी हो, लोगों के साथ हो, लोगों की सुरक्षा करे। और किसी भी स्टूडेंट ने क्रिटिसाइज करना कोई गलत बात नहीं है। क्रिटिसाइज तो कोर्ट भी कहती है आप कीजिए, क्रिटिसाइज करना आपका राइट है। तो कोर्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो तो क्रिटिसाइज करने की कोई गलत बात नहीं है। अंदर होती है, पार्लियामेंट के बाहर होती है, हर जगह क्रिटिसिज्म होती है। क्रिटिसिज्म तो इसीलिए होती है। पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि बातचीत करो, तीखी बातचीत करो और जैसी भी बातचीत करो सॉल्यूशन ढूंढो, ये है इसका मतलब। और लोकतंत्र में सर विरोध का तो बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तंत्र में विरोध का सम्मान होता है, डिक्टेटरशिप में बिना विरोध के नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, मैं आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से आप तो वहां मौजूद थे, हमें ये बताइए कि पहले छात्र ये नारा दे रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। उसके बाद जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, उसके बाद वो नारा बदल गया। वो कहने लगे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हुआ था वहां पर जिसके बाद छात्र इस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगे? अनुराधा जी, ये जो जनरल डायर की पुलिस थी कल, जिन्होंने निहत्थे छात्रों को बहुत बुरी तरह से मारा और कईयों के सर फोड़ दिए, उनपे जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगनी चाहिए। और आप ये बताइए मुझे, दिल्ली पुलिस जो है किसके अधीन है? वो गृह मंत्रालय के अधीन है। तो अमित शाह सीधे सीधे जिम्मेदार है। क्या एक एसएचओ की या किसी एक सिपाही की इतनी हिम्मत है कि अगर उसको ऊपर से आदेश ना हो लाठीचार्ज के, तो वो निहत्थे छात्रों पे, छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज कर दे, आंसू गैस के गोले छोड़ दे? क्या इतनी हिम्मत है?
और अनुराधा जी, इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बच्चे संसद के पास पहुंचे, जिसका ये नाम किसी का सेवा सदन करते हैं, किसी का कुछ, ये बहरी सरकार, क्या उनसे मिलने के लिए उनका कोई मंत्री बाहर नहीं आ सकता था कि वो क्या कह रहे हैं? जिसे पिछले 12 साल से ये अपने मन की बात सुना रहे हैं, कल वो छात्र जब अपने मन की बात सुनाने संसद पहुंचे तो ये पिछले गेट से भाग खड़े हुए। ये हमारी सरकार है, ये हमारे नेता हैं। 20 दिन से जब वो पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, वहां बैठ के एक छात्र अपनी मांगे रख रहे हैं, तो कौन गया उनसे मिलने के लिए? कौन जनता का प्रतिनिधि उनसे मिला, उनकी बातों को सुना? ये सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है और ये हर एक आवाज को कुचलना चाहती है जो उनके विरुद्ध में है। बस बिल्कुल। और यही इन्होंने मनीष जी, करने की कोशिश की और ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये जो अंडर करंट पूरे देश में इनके खिलाफ था, ये जो वोट अपने आप को किसी भी तरह से मैनेज करके, सरकारें मैनेज करके ये देश की सत्ता पे काबिज है, ये भूल गए हैं कि आम जनता कितने विरोध में है इनके, उसका एक नमूना इन्हें कल दिख गया। और मनीष जी, एक बात मैं यहाँ पर आपसे और पूछना चाहूंगी। कल हमने देखा कि कुछ जो मीडिया प्रोफेशनल्स जब वहां पर गए, तथाकथित बड़े चैनल्स के कुछ नाम थे, तो वहां पर गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत बात है, मीडिया को इन्होंने इस तरीके से मीडिया पर भी हमलावर हुए। मुझे आप ये समझाइए कि 2014 के बाद से जिस तरीके से मीडिया खुद प्लांटेड स्टोरीज दे रही है, इस मामले में भी आप देखें कि अब पाकिस्तान और तमाम एंटी नेशनल एंगल जो है वो ढूंढा जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अनुराधा जी, ये जो गोदी मीडिया है, ये जो अडानी अंबानी मीडिया है, ये जो मोदी मीडिया है, ये केवल एक ही पक्ष दिखाना चाहता है। और आप किसी भी स्टोरी को उठा के देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो उसका एंगल मोड़ के कहीं ना कहीं उसको यही ले आएंगे कि जो लोग अगर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वो एंटी नेशनल हैं और वो विदेशी हैं। सोनम वांगचुक को भी इन्होंने कह दिया कि वो चाइनीज एजेंट है। किसानों को इन्होंने खालिस्तानी घोषित कर दिया था। यही मीडिया है। अगर जो लोग इन्हें दिन रात देख रहे हैं, मीडिया को भी अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि ये इस लायक नहीं है कि पब्लिक के बीच में खड़े होकर एक बाइट दे सके। लोग इनके खिलाफ वोटिंग करते हैं जब ये सड़कों पे उतरते हैं, क्योंकि वो जनता, देश की जनता जानती है कि वो उनके मुद्दे नहीं उठा रहे, सरकार की सोच जो है वो इन पे थोपने की कोशिश करते हैं दिन रात। मैं देख रहा था अनुराधा जी, मैं नाम तो नहीं लूंगा आपको, एक एंकर साहिबान ये कह रही थी अपने स्टूडियो में खड़े होके कि वो छात्र जो इसे बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, इसे नेपाल से कंपेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। मैं कहता हूं जनता के बीच में जाके ये बात बोल के दिखाएं आप वहां खड़े होके। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जनता आपको किस निगाह से देखती है, आपके सामने आ जाएगा 2 मिनट में। इनके बस की नहीं है। ये केवल उन बड़े बड़े क्रोमा के आगे खड़े होके और सरकार की जो नीतियां हैं वो चलाते हैं। इनको सब समझ में आ जाएगा। जब जनता विरोध में आती है ना, तो ये बड़े बड़े सिंहासन हिला देती है। अनुराधा जी, ये जी शिवाजी मीडिया, सर, जी रखे अपनी। जी शिवाजी सर, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से छात्रों ने संसद भवन की ओर कूच किया, उसके बाद डर के मारे इन लोगों ने जो चारों द्वार हैं वो बंद कर दिए। सर, ये कैसी स्थिति में हम आ गए हैं? इस स्थिति में हमें आना ही क्यों पड़ा? छोटी सी एक लोकतांत्रिक मांग थी छात्रों की। ये तो आप भी मान रहे हैं कि हाँ डिस्क्रिपेंसीज हुए, पेपर लीक हुए, ये तो सरकार ने भी माना। 2019 से लेकर 2024 तक ही 65 पेपर्स लीक हुए इस देश में, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य में जो पेपर्स हुए, एग्जाम्स जो होते हैं राज्यों के। तो सर, ये कैसे माहौल में हम अब आ चुके हैं, कैसी स्थिति में कि इस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को ही डर लगने लगा है? वहां पर मौजूद जो सांसद प्रतिनिधि होंगे वो अपने आप से क्या जवाब दे रहे होंगे उस वक्त? जी सर। एक समस्या हो गई है, सबसे बड़ी समस्या ये होगी, जो सांसद होते हैं वो जनता से कटे हुए हैं। वो कुछ पार्टियों की ताबेदारी करके, इलेक्शन को बेईमानी करके वो संसद बन जाते हैं, पर उनका जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी वजह से जो है न तो सांसदों की क्रेडिबिलिटी रह रही है, ना जो सत्ता में बैठे हुए उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी आंच रही है। और ये उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम किससे बात करते हैं? जनता के अलग अलग लोगों से बात करते हैं।
सरकार कोई जनता से अगर अपने को अलग समझती है तो अपने आप में ये गलत सोच है। वो जनता का हिस्सा है, अगर जनता का हिस्सा नहीं है तो सत्ता में उनको नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो ये समझने के लिए। दूसरी चीज, जो चीजें हो रही है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको निश्चित रूप से समझ कम है, पर उनके जो ऑल लीडर्स हैं उनको ये बात करने की जरूरत है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत क्यों कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो और गड़बड़ी वहां हो रही है। व्यापम में भी हम देख चुके हैं, एमपी गवर्नमेंट ने यही किया और सबसे बड़ी गड़बड़ियां वहां हुई। कोई जरूरत नहीं है किसी एनटीए की, आप इसको छोड़ दीजिए। आईआईटी अपने एग्जाम्स इतने जमाने से जेईई करा रही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है, तो इसमें क्यों होती है। तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हो या आईएमसी हो, तमाम सारे इंस्टीट्यूशन, हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने एग्जाम्स कराते हैं। सीएसआईआर अपनी कराती है, वहां तो गड़बड़ी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? और ये जो सीयूईटी किया गया है, इसकी जरूरत क्या थी? एक सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट मुश्किल से आते हैं, उसके लिए आप कहते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट देके एग्जाम करो, आप पैसे दो हमें, फिर आपको आने देंगे हम। ये अपने आप में गलत है। यूनिवर्सिटी जैसे पहले कर रही थी वैसे अगर करें तो कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स की भागीदारी जब यहाँ नहीं होगी और इस तरह की सब चीजें होती रही थी, जिस तरह की चीजें होगी, नेचुरली सारी सिस्टम पे क्रेडिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले तो ये कहना चाहिए, आउटसाइड सोर्स जो एजेंसीज हैं उनको क्यों एग्जाम्स करने की दिया जाता है? ना उनको एग्जामिनेशन के बारे में मालूम, ना सिलेबस के बारे में मालूम, ना एकेडमिक्स के बारे में मालूम है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया जाता है। सबसे पहले तो इसको बंद करने की जरूरत है। अब स्टूडेंट्स को अपने जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये मांग सबसे पहले रखनी है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अपने फैकल्टी के जरिए एग्जाम कराएंगे और किसी के जरिए नहीं, क्योंकि उनको पता है क्या लेना है। हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग डिमांड होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब से जो है सारी चीजें करने की जरूरत है। तो वो अगर जब नहीं हो रहा है तो सारी गड़बड़ियां हो रही है। और इसकी वजह से अब जब से ये सीयूईटी वगैरह आया है, जो सिलेक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में, ऐसे लोगों के हो रहे हैं जिनका कोई एप्टीट्यूड नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक डिग्री चाहते हैं। और उसकी वजह से सिर्फ कोर्सेज ही नहीं, जो बच्चे आते हैं वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये सारी चीजों को हम बर्बाद कर रहे हैं। जो हमने पिछले 70 सालों से बनाई हुई चीजों को हम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एनटीए को खत्म करना चाहिए। सबसे पहले सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए। और एग्जामिनेशन सिस्टम जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से, अपने हिसाब से जैसे पहले हो रहे थे वैसे होते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। फैकल्टी अपनी साख बना रखती है, हर वक्त बनाए रही। फैकल्टी ने इंस्टीट्यूट के एक जो स्टाफ है वो इसके लिए बहुत कॉशियस रहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम कहीं से बर्बाद ना हो। तो उनकी जो सारी चीजें को रिस्टोर करने की जरूरत है। और इन सब चीजों को रिस्टोर करने के बाद, एनटीएस को समाप्त करने के बाद, और ये जो एग्जामिनेशन फी ली जा रही है, तमाम लोगों को लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। सारी क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो रही है यहाँ से। जी मनीष जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी अनुराधा जी, मैं ये कह रहा था कि कल का जो प्रदर्शन था, इसे देख के जिस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई, उन पे पुलिसिया कार्रवाई, मेरा दिल बहुत ही दुखी है व्यक्तिगत रूप से। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से छात्रों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपने मुद्दों पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। और ये बहरी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से कल जिस तरह से संसद के सब गेट बंद कर दिए गए और उनपे कमांडो तैनात कर दिए गए जो गन्स तान के तैनात थे, मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, एक मेरा सवाल है कि अगर ये छात्र और आगे बढ़ते तो क्या आप इन पे गोली चलवा देते? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, ये इनमें बहुत सारे बीजेपी नेताओं के भी बच्चे हैं, ये हमारे आपके बच्चे हैं। ये आपको अपनी कुछ समस्या बता रहे हैं और बहुत समय से बता रहे हैं, लंबे समय से, और वो आपसे जब बात करने के लिए आ रहे हैं न्याय के उस मंदिर में, तो आप उनपे लाठीचार्ज करवा रहे हैं, आप उनपे गोलियां तैनात करवा रहे हैं। बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना लिया इस सरकार ने। अगर ये सरकार अपना रवैया नहीं बदलती तो बहुत जरूरी है इस सरकार को बदल देना। और गलती भी तो इन्हीं की है, यहाँ तक लाने में भी तो इन्हीं का हाथ है। इन्होंने पहले कोई संवाद स्थापित ही नहीं किया, अदरवाइज ये सिचुएशन आज देश में आता ही नहीं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पर था। जी, नीट का पेपर फिर लीक हुआ और तीसरी बार फिर उसकी गड़बड़ी आ रही है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और शिवाजी सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से
कुछ सीजेपी के जो कुछ प्रतिनिधि हैं वो गए वहां पर जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हें नहीं जाना चाहिए था। अब जब इतना सब कुछ हो ही चुका था तो ये खुद सरकार को आने देते, और जिस तरीके से इस वक्त सरकार डरी हुई है, ये वहां तक पहुंचते, ये खुद चलकर आते। तो सर आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, और अब मैं आता हुआ देख रहे हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कल जी 2 या 3 लोग गए, अब लोग यही कह रहे हैं कि वो सौदेबाजी करने गए थे, बाकी लोगों को लेकर वो क्यों नहीं गए। और दूसरी चीज, सरकार के प्रतिनिधि को वहां होना चाहिए था सबके साथ बात करने की, तो वो क्यों नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी चीज जो जिसको आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, कल नागपुर में जो आरएसएस के हेडक्वार्टर्स है वहां पर भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ। और इससे ये एक चीज लगा, आरएसएस एक अच्छी संगठन होती थी जिसके जैसे भी है लोग यही समझते थे कि मुल्क के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो भी खत्म हो गई। और आरएसएस इसकी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि वो सारी चीजों के लिए उन्होंने इस तरह की जो आउटसोर्सिंग की जा रही है उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये सारी चीजें ऐसे संगठनों को सोचने की जरूरत है। और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसमें गलत सब सारी चीजें हो रही हैं। और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये सेंट्रलाइज करने की क्या जरूरत है। कुछ लोगों को सिर्फ पैसे कमवाने के लिए जरूरत है क्या? बिल्कुल गलत हो रहा है ये, और इस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आउटसोर्सिंग किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। अभी भी कहा जा रहा है कि नीट के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें अभी भी गड़बड़ियां दिख रही हैं और उसको करेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें होती रही। कल मैं समझता हूँ जो कुछ भी हुआ और अभी भी जो वो थोड़ा बहुत चल रहा है वो एक सिर्फ एक अलार्म सिग्नल भर था। ये एक शुरुआत है। अगर इसकी करेक्शंस नहीं की गई तो बहुत कुछ ज्यादा हो सकता है, और इसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए और इसको करेक्शंस की जरूरत इमीडिएटली है। और ये सारे सीयूईटी वगैरह एग्जाम जो है तुरंत खत्म कर देने चाहिए। बिल्कुल। मनीष जी, आप कहाँ से जाता हुआ देख रहे हैं आंदोलन को? अब यहाँ से अनुराधा जी, ये सरकार जो युवा वर्ग को, जेन जी को केवल एक मोबाइल पे ही उपस्थित देखती थी और ये मानती थी कि ये मोबाइल से जो आंदोलन चला सकते हैं, ये केवल लैपटॉप पे बैठ के आंदोलन चला सकते हैं। कल इसने दिखा दिया जेनजी ने, मनीष जी, बिल्कुल जेनजी ने ये दिखा दिया कि वो डेटा नहीं खाते हैं, वो डेटा नहीं खाते, वो सिर्फ रील जीवी नहीं है। उनके पास भी राजनीतिक समझ है, उनके पास भी लड़ने की शक्ति है। और इस देश में आज भी युवा वर्ग जिंदा है। जिस युवा वर्ग को ये लोकतंत्र जिंदा है मनीष जी, लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र सांसें ले रहा है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और अनुराधा जी, सर ने सही कहा, ये प्रदर्शन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, पूरे देश में ये प्रदर्शन हुआ है, विभिन्न स्थानों पे प्रदर्शन हुआ है। और इसके पीछे मैं आपको बताऊं, केवल ये मुद्दा तो अभी ज्वलंत था ही, शिक्षा प्रणाली को लेके, भर्ती को लेके, इसके कहीं मूल में और भी मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर है और अन्य मुद्दे थे जिनको लेके लोगों में भारी आक्रोश है इस सरकार के प्रति। और उस पे सरकार, आरएसएस सब मौन है। जगह जगह बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, ये सब पे सरकार मौन है। तो इसको लेके जनता में एक भारी आक्रोश है इनके प्रति। और सर ने बिल्कुल सही कहा, ये आंदोलन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश में है। और ये केवल इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है। कल अगर सरकार सचेत है तो उसकी आंखें खुल गई होंगी कि युवा केवल सोशल मीडिया पे ही एक्टिव नहीं है, वो देश में भी एक्टिव है, वो सड़क पे भी एक्टिव है। बिल्कुल। और अब क्या, जैसा जी इलाहाबाद, एमपी, चारों जगह जो है ये आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ और लोगों ने बहुत जबरदस्त रिएक्ट किया। बारिश में भीगते हुए भी बच्चे जो खड़े रहे। और सर ये फंडिड आंदोलन नहीं था, ये कहीं से इनको रोका गया। रात से कनॉट प्लेस पे पानी बंद कर दिया गया, सुबह सुबह इंटरनेट बंद कर दिया गया, उसके बावजूद इतनी भारी उपस्थिति बच्चों की चलाई गई, सुबह सुबह लाठियां चलाई गई, सर आंसू गैस फेंके गए। और जो कुछ भी हुआ, जब कोई नेता पक्ष विपक्ष का इतनी बड़ी रैली में इतनी संख्या जुटानी हो तो अपने धन बल का प्रयोग करता है, सत्ता शक्ति का प्रयोग करके बसें भरता है, पैसे देता है और उन्हें खाना खिलवाता है। इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि एक असली आंदोलन है ये। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप देखें मनीष जी, शिवाजी सर, की राहुल गांधी ने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री आकर माफी मांगेंगे छात्रों से? क्या माफी मांगेंगे वो? जिस तरीके से हमारे बच्चों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया, वो माता पिता वहां थे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें रैंडम एक पत्रकार किसी व्यक्ति के आगे माइक रखते हैं, उन्होंने पूछा आप यहाँ कैसे?
मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनके जवाब सुनकर। उन्होंने कहा कि वो जो 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 प्रदर्शन के लिए जो मंच बना हुआ था, उन्होंने कहा वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस बच्चे की, मैं उसका पिता हूं। जी तो क्या कोई जवाब है इनके पास कि आज इन्होंने देश को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है? नहीं और अनुराधा जी, इनके इनके पास कोई कोई जवाब नहीं है। आपने जो घटना बताई मार्मिक, मैं वहीं पर मौजूद था। और इसके अलावा एक आदमी ने और बताया कि मेरे बेटे ने फंदा लगा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। मेरे रिश्तेदार ने कोशिश की और जिनसे ये सवाल पूछा जा रहा था, उन्होंने जब पॉइंट आउट करके बताया कि वो मेरा बेटा था जिसकी तस्वीर वहां है। मैं प्रदर्शन के पहले दिन भी आया था और आज भी आया हूं। बताइए आप, ये सरकार छात्रों से 1-1.5 किलोमीटर बात करने के लिए नहीं आ सकती, सबके बंगले वही हैं। उसके बिल्कुल, और बावजूद जिस अगर तरीके अगर से ये माफी मांगते हैं, ये अपने घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये अपनी नीतियों में परिवर्तन करें। जो लगातार घोटाले हो रहे हैं पेपर को लेके और मुद्दों को लेके, उनमें सुधार करें। केवल रो के माफी मांग लेने से और इस पे कोई कमेटी बिठा लेने से कोई इसका उपचार नहीं होगा अनुराधा जी, पहले भी बहुत बार देख चुके हो। बिल्कुल मैं इतना सिर्फ कह इंडिया सकता हूँ, कल जी के उससे जो है एक नए लीडरशिप की जो उभरने की जो है, जो 90s के बाद से जो है, जो युवा नेता जो है, लीडरशिप जो है वो नहीं उभरी है। अब दूसरी लीडरशिप उभरने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, और मैंने इस पर एक स्पेशल स्टोरी भी की थी सर कि क्या ये देश अब शिक्षा के मुद्दे पर 2029 में चुनाव लड़ा जाएगा, युवाओं के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, ये सब जो कुछ भी हो उससे पहले किया था। और अब मुझे लगता है कि हाँ, अब वो ऐसा भी है, होता वोट हुए चोरी है, ये ये मुझे सारी दिख रहा मुद्दे है। हैं। वोट बिल्कुल, चोरी और करके अब ये सरकार के होता हुआ बने जाना, बिल्कुल ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आज की इस चर्चा से एक बात साफ है कि आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये युवाओं के भरोसे, उनके भविष्य और व्यवस्था से उनके सवालों का आंदोलन बन चुका है। वो तमाम मुद्दे, वो तमाम सवाल जो इतने दिनों से लोगों के ज़हन में थे, पर एक पटल पर नहीं आ पा रहे थे, इस आंदोलन ने उन सभी सवालों को अब सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद।